स्प्रिंग फेस्टिवल एक्सप्रेस का आखिरी मिनट फ्री होते ही मैं जल्दी से चेक इन काउंटर के टोल बूथ की तरफ भागा, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं हाई स्पीड ट्रेन में चेंज कर लूं। लेकिन उसी वक्त अचानक एक कार आई और मुझे साइड में धक्का दे दिया। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपनी कार की विंडो नीचे की ओर बोला, भाई तुम्हारी टेस्ला इतनी एक्सपेंसिव है, मेरी ये छोटी ब्रोकन कार ले लो, तुम तो बहुत रिच हो, ये हाई स्पीड टिकट तुम्हारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन समझ लो। पहले तो मुझे लगा वो बस नॉनसेंस बात कर रहा है, क्योंकि टोल टाइम में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। मैं कोई बिग बैड गाय नहीं बनना चाहता था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे मैं जल्दी से टोल गेट पार करके आगे निकल गया और वो सच में पीछे रुककर जल्दी जल्दी टिकट भरने लगा। उस समय मुझे लगा कि बस एक बदतमीज इंसान से सामना हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आगे आकर मुझे चेस करेगा। थोड़ी ही देर में वो मेरी कार के पीछे आया और इम्पॉसिबल रोड पर फ्लैश लाइट मारते हुए मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। सामने से आती तेज लाइट की वजह से मेरी नाइट विजन पहले से ही कमजोर हो गई थी और उस तेज फ्लैश के कारण मैं अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे कंट्रोल रखते हुए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही श्वानी कार थी जो टोल गेट पर मिली थी। उस वक्त मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी बैक सीट पर फैमिली यानी पेरेंट्स और चाइल्ड भी बैठे थे, इसलिए मैं इंपल्सिव होकर कोई गलत कदम नहीं उठा सकता था। मैंने खुद को काम किया और जानबूझकर अपनी स्पीड उसके साथ मैच करते हुए कार की विंडो नीचे की और उसे समझाने की कोशिश की, भाई इस तरह ड्राइव करना बहुत डेंजरस है, ये नॉर्मल ड्राइविंग नहीं है, तुम्हारे लिए भी रिस्क है। लेकिन मेरी बात सुनने की बजाय उसने और ज्यादा एटीट्यूड दिखाया और बार बार हाई बीम फ्लैश करने लगा जैसे प्रोवोक कर रहा हो। अचानक वो अपनी कार लेकर मेरे काफी पास आ गया। मैंने तुरंत अपनी विंडो बंद की और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उस समय अगर मुझे पता होता कि मेरी कार की पावर कम है तो शायद मैं गुस्से में एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देता। तभी मेरी वाइफ ने यह सब नोटिस किया और शांत आवाज में बोली, हनी स्लोली ड्राइव करो, ऐसे लोगों से एंग्री होने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेफ घर पहुंच जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने खुद को कंट्रोल किया और सोचा कि सही मौका मिलते ही मैं शॉर्टकट लेकर इस इंसान से दूर हो जाऊं, ताकि सिचुएशन और खराब ना हो और हम सेफली अपने घर पहुंच सकें। मैं लगातार अपने परिवार को काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में गुस्सा अभी भी आग की तरह जल रहा था। वो श्वनी अभी बिना रुके मुझे रिलेंटलेसली फॉलो कर रहा था। मैंने इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस देखे थे जहां रात के अंधेरे में कुछ लोग खुद को सुपर हीरो समझकर दूसरों की जान को एक गेम की तरह लेने लगते हैं, और इस स्वान ये की हाई बीम लाइट साफ तौर पर मॉडिफाइड थी। ये किसी नॉर्मल कार की लाइट नहीं थी। अगर मैं कुछ मिनट तक इस डैजलिंग लाइट में फंसा रहता तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता था और मैं सीरियस डेंजर में पड़ सकता था। ये सोचकर मैंने खुद को थोड़ा काम किया और तुरंत अपनी कार को आगे चल रहे ट्रैफिक के डेंस फ्लो की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही मैंने टर्न सिग्नल ऑन किया, मैं रेडी था कि एक्सेलरेट करके उस कार फ्लो में घुस जाऊं और उसे पीछे छोड़ दूं। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, उसी पल उस श्वनी ने जानबूझकर अपनी कार को मोड़ा और मेरी कार को हिट करने की कोशिश की। मैं एकदम पैनिक हो गया, लेकिन थैंकफुली मेरी कार के अवॉइडेंस सिस्टम ने तुरंत कंट्रोल लेते हुए मुझे वापस रोड पर स्टेबलाइज कर दिया और मेरी जान बच गई। वरना उस स्पीड पर अगर एक्सीडेंट होता तो कार ओवरटर्न हो सकती थी और सिचुएशन फेटल हो जाती। उस पल मेरे अंदर एक हेल्पलेस फियर छा गया और मुझे समझ आ गया कि ये आदमी अब मेरे साथ जान की बाजी लगाने पर उतारू है। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और खुद को कंट्रोल करते हुए सोचा कि मुझे केयरलेस होकर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हाईवे पर हैवी ट्रैफिक था और अगर मैंने अचानक टर्न लिया या कंट्रोल खोया तो चेन एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाती। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं सिचुएशन को स्टेबल रखूं और कोई स्मार्ट सोल्यूशन सोचूं। तभी अगले ही पल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने तुरंत अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहा, वाइफ जल्दी से फोन निकालो और इस कार को रिकॉर्ड करो, इसका लाइसेंस प्लेट क्लियरली कैप्चर करने की कोशिश करो। मेरी बात सुनते ही उसने तुरंत फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और उसी समय मैंने हाईवे रेस्क्यू नंबर डायल किया और बोला, कॉमरेड मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि एक कार बहुत डेंजरस तरीके से ड्राइव कर रही है, लगातार अवॉइड कर रही है और हाई बीम का मिसयूज कर रही है। सामने से आवाज आई, कॉमरेड अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल में बताइए। मैंने तुरंत अपनी लोकेशन और हाईवे का पूरा डिटेल कामली एक्सप्लेन किया, क्योंकि अब मुझे रूल्स और सिस्टम की हेल्प लेकर ही इस सिचुएशन से निकलना था। ऐसे इंसान से गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। मैं बस चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ सेफली घर पहुंचे और ये सब यहीं खत्म हो जाए। तभी सामने से फिर आवाज आई, कॉमरेड क्या आपको उसका लाइसेंस प्लेट नंबर क्लियरली दिखाई दे रहा है? मैंने जवाब दिया, नहीं, उसकी हाई बीम इतनी तेज है कि हम ठीक से देख भी नहीं पा रहे। तभी मैंने देखा मेरी वाइफ का बॉडी डर से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो साफ तौर पर बहुत स्कैर्ड थी। पीछे मेरी माँ चुपचाप बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी ताकि बच्चा रोने ना लगे और सिचुएशन और खराब ना हो। उस पल मैंने भारी आवाज में कहा, कॉमरेड मेरी कार में एल्डरली भी हैं और एक छोटा बच्चा भी है और अब हर सेकंड मेरे लिए और भी ज्यादा क्रूशल होता जा रहा था। मैंने घबराते हुए ट्रैफिक पुलिस को बताया कि मेरी माँ को हार्ट डिजीज है और सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। उधर से पुलिस लगातार मुझे काम करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बताया कि नियर बाय पेट्रोल कार को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि वो आगे का रोड क्लियर कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे बस अपनी कार की स्पीड स्टेबल रखनी है और रेस्क्यू का वेट करना है। अब पुलिस के इंटरवेंशन के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद वो श्वानी वाला आदमी पेट्रोल कार के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं अभी कुछ मिनट भी रिलैक्स नहीं कर पाया था कि ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी बात कही जिससे मेरा पूरा शरीर कांप गया और मेरे हाथों में पसीना आ गया। उन्होंने कहा, सर हमने सर्वेलेंस वीडियो से उस कार का लाइसेंस प्लेट ट्रेस कर लिया है और पता चला है कि इस स्वानी का ओनर अभी साल की शुरुआत में ही प्रिजन से रिलीज हुआ है। पहले उसने डेंजरस ड्राइविंग करते हुए एक इंसान की जान ले ली थी। ये सुनते ही मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा था कि सामने वाला बस गुस्से में हमें प्रोवोक कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो एक ऐसा ओल्ड ऑफेंडर है जो अभी अभी जेल से बाहर आया है। पुलिस ने तुरंत कहा, उससे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट मत करना, बस रेस्क्यू का वेट करो।
मैंने डरते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं जितना हो सके होल्ड करूंगा, आप लोग प्लीज जल्दी पहुंचो। कॉल कट करने के बाद मैं अपने फैमिली को काम करने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि मेरी माँ पहले से ही अपना मुंह ढककर रो रही थी और मेरी वाइफ, जो अभी तक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी सीट पर पेल फेस के साथ कमजोर सी पड़ गई थी। उस पल मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि अगर मैंने पहले ही उसे लाइन में जाने दिया होता तो शायद आज इस तरह के मैडमैन से पंगा नहीं होता। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कार की पावर धीरे धीरे कम हो रही है और अब मेरे पास बस एक ही उम्मीद थी कि ये कार तब तक साथ दे जब तक पुलिस नहीं आ जाती, वरना अगर रोड के बीच में कार रुक गई तो हमारे पास उस डेंजरस आदमी का सामना करने का कोई चांस नहीं होगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मॉम, वाइफ, डरने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल को सब पता है, हम ऐसे ही स्लोली ड्राइव करेंगे और पुलिस का वेट करेंगे। मैं लगातार उन्हें काम करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी की कार की विंडो अब भी खुली थी और वो बार बार हमें प्रोवोक कर रहा था कि हम रुक जाएं। जब हमने उसे इग्नोर किया तो वो और पास आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इतनी अच्छी कार चलाते हो और मुझे कुछ 100 रुपए हाई स्पीड फीस के लिए भी नहीं देना चाहते। रिच लोग ऐसे ही होते हैं, फिर हम गरीब लोग कैसे जिएं। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा आदमी जो अभी अभी प्रिजन से निकला है वो मुझे इस तरह से टीज करेगा और सिचुएशन को और ज्यादा डेंजरस बना देगा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में कार की विंडो नीचे करके उस पर जोर से चिल्लाया, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का मामला है, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, मेरी बात सुनो। मेरी ये बात सुनते ही वो श्वानी अचानक भड़क गया। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा और अपनी कार मेरी तरफ मोड़कर मुझे स्क्वीज करने लगा। मैं तुरंत अलर्ट हुआ और इमरजेंसी लेन की तरफ कार घुमाकर किसी तरह बच निकला। मैंने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो, तुम्हारी कार मेरी कार से टकराएगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं एक पल के लिए स्टंट रह गया। मैंने उसकी कार के अंदर झांक कर देखा तो उसमें सिर्फ वही अकेला था। तभी मुझे समझ आया कि उसे किसी चीज का डर क्यों नहीं है। तभी हमारी कार जोर जोर से हिलने लगी, जिससे मेरी माँ और वाइफ डर के मारे चिल्ला उठी। लेकिन वो श्वानजी अब भी मेरी कार के बिल्कुल पास ही बना हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जोर से चिल्लाते हुए लगातार स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा था और कार को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक पल ऐसा आया जब कार फेंस के बिल्कुल पास से गुजरी और मुझे याद आया कि ये रोड एक फेमस क्लिफ रोड है। अगर जरा सा भी कंट्रोल छूटा और कार फेंस के बाहर गई तो सीधा मौत तय है। मैं लगातार डॉज करता रहा, लेकिन श्वानी को लगा कि मैं डर गया हूँ। वो और ज्यादा एरोगेंट हो गया और स्पीड बढ़ाकर रिदम के साथ बार बार हाई बीम फ्लैश करने लगा। तभी मेरी वाइफ ने कांपती आवाज में कहा, हनी रहने दो, उससे पूछ लो उसे कितने पैसे चाहिए, हम दे देंगे। मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब मेरे पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपने पूरे फैमिली की जान रिस्क में नहीं डाल सकता था। मैंने खिड़की खोलकर उससे कहा, तुम क्राइम कर रहे हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ। मेरी बात सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब पैसे खर्च करना याद आ रहा है, पहले क्यों नहीं दिया, बताओ कितना दोगे। लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया और खुद ही चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी वाइफ तो काफी गुड लुकिंग है, उसे मेरी कार में बैठने दो, मैं उसे एक ट्रेजर दिखाऊंगा। उसकी ये गंदी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील जोर से घुमाया और चिल्लाया, चुप रहो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी देता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि मुझे काम रहना है, क्योंकि ऐसे घटिया इंसान को प्रोवोक करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी है कि मैं अपने फैमिली को सेफ रखूं और बाद में इसे कानून के हवाले करूं। मैंने फिर से कहा, प्राइस बताओ, तुमने मुझे डैमेज किया है, पैसे से कैसे सेटल करना चाहते हो। लेकिन वो और भी बेशर्म होते हुए बोला, पैसे से क्या होगा, नेक्स्ट सर्विस एरिया पर अपनी वाइफ को मेरी कार में बैठने दो, वही सही डील है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं बस बात ही कर रहा हूं। उसकी ये घटिया और बढ़ती हुई डिमांड सुनकर मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। आप क्योंकि मैं पहले ही सिचुएशन को पीसफुली सॉल्व करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ये मामला मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक और गंदा बन चुका था। लेकिन अब मुझे साफ समझ आ गया था कि वो सिर्फ ब्लफ नहीं कर रहा था, वो जानबूझकर मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने गुस्से में लेकिन कंट्रोल रखते हुए कहा, तुम सपना देख रहे हो, ट्रैफिक पुलिस को सब पता चल चुका है, अभी भी रुक जाओ और रिकॉन्सिलिएशन कर लो, अभी देर नहीं हुई है। जैसे ही मैंने पुलिस का नाम लिया, वो अचानक कुछ सेकंड के लिए स्टन्ड रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में शॉक साफ दिख रहा था। लेकिन अगले ही पल वो और ज्यादा गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे थ्रेटन कर रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज तुझसे एंड तक खेलूंगा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो पूरी तरह पागल हो चुका हो। तभी उसने अचानक अपनी कार को मेरे सामने जोर से रोक दिया। इस बार उसका एंगल और भी खतरनाक था और मेरी कार की बैटरी में इतनी पावर नहीं बची थी कि मैं तेजी से निकल सकूं। मैंने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ब्रेक पूरी ताकत से दबा दी और किसी तरह इमरजेंसी लेन में अपनी कार रोक दी। जैसे ही मैंने कार रोकी, वो आदमी तुरंत अपनी कार से उतरा और बड़े कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बाहर निकल, ब्रेक मारकर मुझे मारना चाहता है क्या, बाहर निकल। वो मेरे कार के ग्लास के बिल्कुल पास आ गया और अपना चेहरा उस पर चिपका कर बॉडी को जोर जोर से हिलाने लगा। मेरी वाइफ डर के मारे कांपते हुए बोली, हनी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत, हम कार के अंदर सेफ हैं। मैं लगातार अपने फैमिली को काम करता रहा और उसी समय मैंने ट्रैफिक पुलिस को फिर से कॉल किया। लेकिन श्वनी वाला आदमी हमारी कोई रिएक्शन ना देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में कार के दरवाजे पर जोर से लात मारी और फिर अचानक मुड़कर अपनी कार की तरफ गया।
उसी समय ट्रैफिक पुलिस की कॉल कनेक्ट हुई। मैंने जल्दी से कहा, ट्रैफिक पुलिस, मैं वही हूँ जिसने अभी कॉल किया था। वो आदमी हमें रोक चुका है, वो बहुत वायलेंट है। आप लोग कितनी देर में पहुंचेंगे? उधर से जवाब आया, कॉमरेड होल्ड ऑन, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी नज़र सामने गई और मैंने देखा वो आदमी वापस मेरी तरफ आ रहा था और इस बार उसके हाथ में बेसबॉल बैट थी। वो डरावनी मुस्कान के साथ बोला, अदरावापार, हाथ में प्रिटी गर्ल, काफी देर से इंतजार कर रही हो ना? उसका नाम सुन क्यांग था और वो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने अपने हाथ को ब्रोकन ग्लास के शार्प किनारे में डाल दिया। कांच उसकी स्किन को काट रहा था और खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसने अंदर से डोर लॉक पकड़ने की कोशिश की। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि मेरी वाइफ डरते हुए फोन से उसके हाथ पर मारने की कोशिश कर रही थी और मैं जोर से चिल्लाया, उसे मत छूना, माँ और बच्चे को प्रोटेक्ट करो। सन चांग खून से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी हंसी थी और दूसरे हाथ में बेसबॉल बैट लेकर वो लगातार हमारी कार के डोर पर जोर जोर से वार करने लगा, जिससे पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग और अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। हर बार जब वो बेसबॉल बैट से कार पर वार करता, पूरी कार का बॉडी जोर से हिल जाता। पीछे सीट पर मेरी माँ लेटी हुई थी और उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उनके हाथ अपने सीने को कसकर पकड़े हुए थे। तभी वो पागल सन चांग चिल्लाया, दरवाजा खोलो, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं खोला तो कार की छत तोड़ दूंगा। मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा तो बैटरी सिर्फ 1% पर रह गई थी, लेकिन उस समय मुझे उसके थ्रेट की कोई परवाह नहीं थी। मैंने क्वाइटली ई ब्रेक छोड़ दी और राइट हैंड से गियर को कसकर पकड़ लिया। उधर सन चियांग बिना कुछ बोले फिर से स्टिक उठाकर रियर विंडो के ग्लास पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, 1। जैसे ही उसने पहला नंबर बोला, मेरा पूरा बॉडी ऑलरेडी एक्शन के लिए रेडी था। मैंने अचानक पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और डोर को जोर से पुश किया। मोटर से एक हेवी लो साउंड निकली और कार का बॉडी कांपने लगा। सुन चियांग बैलेंस खो बैठा और जोर से चिल्लाया। उसका पूरा बॉडी उछलकर दूर जा गिरा और सड़क किनारे लगे मेटल फेंस से टकराया। लेकिन मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत कार को आगे भगाता रहा। करीब 50 मीटर दूर जाकर मेरी कार रोड साइड के पहाड़ी किनारे से टकराकर रुक गई। कार तो रुक गई, लेकिन पावर सिस्टम के सारे वार्निंग लाइट्स जल उठे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा तो उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। ये साफ हार्ट अटैक का साइन था। मैंने घबराकर कहा, लोग, दवा, दवा कहाँ है? तभी याद आया कि मेडिसिन बॉटल अभी गिर गई थी। मैंने जल्दी से सीट बेल्ट खोली और नीचे झुककर सीट के गैप में उसे ढूंढने लगा। मेरे हाथ ठंडी मेटल रेलिंग्स को छू रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ धूल थी, कुछ भी नहीं मिला। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा तो सन क्यांग जमीन से उठ चुका था। इस बार उसके हाथ में वुडन बैट नहीं थी। वो तेजी से अपनी स्वानी कार के ट्रंक की तरफ गया और कुछ खोजने लगा। अगले ही पल उसने कार से करीब आधा मीटर लंबी स्टील रॉड निकाली और वापस मेरी तरफ चलने लगा। उसके हर कदम के साथ वो रॉड जमीन पर घिसटती हुई डरावनी आवाज कर रही थी। मुझे समझ आ गया कि अभी जो हुआ उसने उसे पूरी तरह पागल बना दिया है। उसी पैनिक में आखिरकार मेरी उंगलियां पैसेंजर सीट के नीचे रखी प्लास्टिक बॉटल तक पहुंच गईं, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तभी अचानक जोर का धड़ाम सुनाई दिया। मैंने ऊपर देखा तो सन चियांग ऑलरेडी कार के सामने आ चुका था और सिचुएशन अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी। उसने अपनी स्टील क्लब से मेरी कार के इंजन कवर पर इतनी जोर से वार किया कि वहां गहरा डेंट पड़ गया और फिर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, भागो, फिर से भागो, मैं देखता हूं। लेकिन इस बार उसने विंडो तोड़ने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि उसने क्लब को ड्राइवर डोर के गैप में फंसा दिया और अपने पैरों से कार के बॉडी को टिकाकर पूरे जोर से बाहर की तरफ खींचने लगा। सुनसान सड़क पर मेटल के मुड़ने की डरावनी आवाज गूंजने लगी और डोर धीरे धीरे डिफॉर्म होने लगा। ठंडी हवा उस गैप से अंदर आने लगी। उसी समय मैंने जल्दी से मेडिसिन अपनी वाइफ को दी और उसने तुरंत माँ को दवा खिलाई। लेकिन तब तक कार डोर का गैप इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें से हाथ अंदर आ सकता था। सुनचांग ने अपना चेहरा उस गैप में घुसा दिया और उसके मुंह से निकलती स्मोक और खून की बदबू सीधे मेरे चेहरे पर आ रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सब लोग टाइट बैठो, और तुरंत कार को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने डैशबोर्ड के सहारे खुद को संभालते हुए जोर से एक्सेलरेटर दबाया और डोर को फिर धक्का दिया। कार किसी घायल सैनिक की तरह हिलते डुलते आगे बढ़ने लगी। सुन चियांग झटका खाकर पीछे हुआ, लेकिन इस बार वो तैयार था। वो तुरंत अपनी कार में कूदा और इंजन गरजने लगा। उसने सीधा ओवरटेक करने के बजाय बार बार अपनी कार से मेरी कार को साइड से धक्का देना शुरू कर दिया। टेस्ला का बॉडी हैवी था, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर अब ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, जिससे बैलेंस बिगड़ गया और कार रोड पर लेफ्ट राइट डगमगाने लगी। टायर जमीन से रगड़ खाते हुए चीखने जैसी आवाज कर रहे थे। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर तेजी से मेरी साइड में आकर स्टीयरिंग मोड़कर मुझे रोड के किनारे क्लिफ की तरफ दबाने लगा। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और आखिरी बची ताकत से कार को संभालते हुए उस क्रैश को अवॉइड किया। उसी बीच मैंने जल्दी से फोन मिलाकर चिल्लाया, हेलो, क्या ये 110 है? हम क्लिफ रोड पर हैं, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, जल्दी।
लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिग्नल पूरी तरह कट हो गया। तभी श्वानिये ने फिर जोरदार टक्कर मारी। इस बार इम्पैक्ट इतना तेज था कि मेरी टेस्ला आधी घूम गई और रोड के किनारे अटक गई। इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरह बंद हो गई और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब सब खत्म हो चुका था। सुन चियांग धीरे धीरे कार से उतरा। एक हाथ में स्टिक और दूसरे में गैसोलीन से भरी बकेट लिए वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी मौत गिन रहा हो। मैं ड्राइवर डोर नहीं खोल पा रहा था, इसीलिए टूटी हुई रियर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने कार से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और खुद को बचाने के लिए सामने कर लिया। मैंने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, सन चियांग, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे बैग में कैश है, मैं तुम्हें कार भी दे दूंगा। लेकिन वो हंसते हुए बोला, पैसे? मैं 5 साल जेल में रहा। बाहर आया तो मेरी वाइफ किसी और के साथ भाग गई और मेरी माँ हॉस्पिटल में मर गई। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे तुम जैसे लोगों की जान चाहिए। ये कहकर उसने गैसोलीन का ढक्कन खोला और पीला फ्यूल कार के ऊपर उड़ेलने लगा। पेट्रोल की तेज स्मेल हवा में फैल गई और मेरे नाक में घुसने लगी। मैंने घबराकर चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर बच्चा है। और तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। सफेद पाउडर उसके चेहरे पर फैल गया और उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए धुंधली हो गई। वो इधर उधर स्टिक घुमाने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं उसकी तरफ झपटा और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके घुटने पर जोर से मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने तुरंत जवाबी हमला किया और अपनी स्टिक से मेरी कमर पर जोर से वार किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। बाद में वो भारी सांस लेते हुए जेब से लाइटर निकालने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पता नहीं दर्द से या एक्साइटमेंट से। हवा में पेट्रोल की गंध और भी तेज हो गई थी और कार की छत से तेल बस आधा मीटर दूर था। मुझे अपनी कमर के दर्द की परवाह नहीं रही। मैं जमीन पर लुढ़कते हुए उसकी टांगों से चिपक गया और पूरी ताकत से पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, वाइफ, बच्चे को लेकर दूसरी तरफ से भागो। मेरी वाइफ कार का दूसरा डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। बच्चा रोते रोते बेहाल हो चुका था। सन चियांग ने मेरे सिर पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। हर वार मेरे सीने और पेट पर लग रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन मेरे हाथ उसकी टांगों को लोहे की तरह पकड़े हुए थे। वो चिल्लाया, भागो मत, आज कोई नहीं बचेगा। और फिर उसने झुककर अपनी स्टिक के नुकीले सिरे से मेरी पीठ में वार कर दिया, जिससे पूरी सिचुएशन अपने सबसे खतरनाक और अंतिम मोड़ पर पहुंच गई। उस वार की दर्द से मेरा हाथ लगभग छूटने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, मेरे पीछे खड़ी कार आग के समंदर में बदल जाएगी। उसी पल जब वो फिर से आग जलाने ही वाला था, तभी टनल के एंट्रेंस पर अचानक एक तेज सफेद लाइट चमकी। वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं थी, बल्कि एक हाई पावर सर्च लाइट थी। अगले ही सेकंड दूर से इंजन्स की भारी और लगातार गूंजती आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई मोटरसाइकिल्स और पुलिस कार्स फुल स्पीड में हमारी तरफ आ रही हों। टनल की दीवारों पर रेड और ब्लू लाइट्स तेजी से फ्लैश होने लगीं। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा माहौल हिलता हुआ महसूस हो रहा था। ये सब देखकर सन चियांग एक पल के लिए फ्रीज हो गया और पीछे मुड़कर उस तेज रोशनी की तरफ देखने लगा। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से जमीन से एक पत्थर उठाकर उसके हाथ में पकड़े लाइटर पर निशाना लगाकर फेंका। पत्थर उसके हाथ से टकराया और वो दर्द से चीख उठा। लाइटर उसके हाथ से छूटकर घूमता हुआ व्हील के पास आधा मीटर दूर गिर गया। फ्लेम बुझ गई, लेकिन वो एक सस्ता प्लास्टिक लाइटर था, इसलिए जमीन पर गिरते ही एक तेज आवाज हुई। वो गुस्से में चिल्लाया, मैं तुझे मार डालूंगा, और तुरंत मेरे ऊपर झपट पड़ा। उसका भारी शरीर मेरे ऊपर पहाड़ की तरह गिरा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पसलियां दब रही हों और मेरी सांस एकदम रुक गई हो। उसने लाइटर उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे मेरे गले को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मैं हाँफते हुए बोला, छोड़, छोड़ो, लेकिन मेरी आवाज धीरे धीरे बंद होने लगी। मेरी नजर धुंधली पड़ने लगी और मेरे हाथ जमीन पर इधर उधर कुछ पकड़ने के लिए भागने लगे। मेरे नाखूनों में मिट्टी और पत्थर भर गए। तभी मुझे पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर महसूस हुआ, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा था। सन चियांग का चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था। उसकी लार मेरे चेहरे पर गिर रही थी और उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो गुर्राते हुए बोला, पैसे नहीं थे क्या? इतनी अच्छी कार चलाते हो, आज सब खत्म करेंगे, साथ में गंदे होंगे। उसके हाथों का दबाव मेरे गले पर और बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी सांस हमेशा के लिए रुक जाएगी। तभी आखिरी मोमेंट में मेरी उंगलियां उसकी बेल्ट बकल से टकराईं। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर अपने घुटने से उसके सिर पर जोर से वार किया। उसका शरीर एक तरफ झटका खाकर मुड़ा और उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने तुरंत मौका पाकर गहरी सांस ली और उसे जोर से धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया। फिर मैं लुढ़कते हुए उस लाइटर की तरफ बढ़ा जो जमीन पर गिरा था, क्योंकि मुझे पता था कि उसे दोबारा आग नहीं पकड़ने दे सकता। बिल्कुल भी नहीं। मैंने जल्दी से लाइटर उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लिया। सुन चियांग कुछ सेकंड जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन फिर पागल कुत्ते की तरह उछलकर खड़ा हो गया। इस बार उसने आग जलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी नजर जमीन पर गिरी स्टील स्टिक पर थी और वो उसे उठाने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा, जिससे साफ था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और भी खतरनाक होने वाली थी। उसकी स्टील स्टिक सीधे मेरे कंधे पर आकर लगी
और एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं कार के दरवाजे के पास गिरा हुआ था और बेबस होकर देख रहा था कि वो फिर से स्टिक उठाकर मुझ पर वार करने वाला है। तभी कार के अंदर मेरी वाइफ पूरी ताकत से राइट साइड का डोर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वही हमारा आखिरी सर्वाइवल चांस था। लेकिन श्वनी की पहले वाली जोरदार टक्कर की वजह से कार का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह जैम हो चुका था। अंदर से उसकी घबराई हुई आवाज आई, हनी, डोर नहीं खुल रहा, मेरी सांस रुक रही है, जल्दी कुछ करो। ये सुनते ही न जाने मेरे अंदर कहां से ताकत आ गई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर सुन चियांग की स्टिक को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके रिस्ट पर दांत गड़ा दिए। मेरे मुंह में खून का टेस्ट फैल गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। सुन चियांग पागलों की तरह अपना हाथ झटकने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, छोड़ हरामी छोड़। उसने स्टिक खींचकर छुड़ाई जो सड़क के किनारे स्लोप की तरफ उड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे सिर पर जोर से मुक्का मारा। फिर भी मैंने उसकी कलाई नहीं छोड़ी और हम दोनों पेट्रोल से भीगी जमीन पर एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हुए लुढ़कने लगे। गैसोलीन मेरे कपड़ों में पूरी तरह समा चुकी थी। उसकी ठंडक बाहर से महसूस हो रही थी, लेकिन अंदर दिल को जलाने वाली थी। तभी मेरी नजर उसके पॉकेट पर पड़ी और मुझे लगा कि शायद उसके पास एक और लाइटर या मैच हो सकता है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, हनी, जल्दी फायर एक्सटिंग्विशर से विंडो तोड़ो, जल्दी। लेकिन अगले ही सेकंड जो उसने पॉकेट से निकाला वो लाइटर नहीं बल्कि एक फोल्डिंग नाइफ था। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था और उसने उस नाइफ को सीधे मेरे पेट की तरफ तान दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड मेरे जैकेट को चीरता हुआ निकल गया और सफेद डक डाउन ऐसे उड़ने लगा जैसे खून हवा में बिखर रहा हो। ये लाइफ एंड डेथ का मोमेंट था और उसी वक्त टनल के पीछे से दो तेज सफेद लाइट्स हमारी तरफ आती दिखाई दी। सायरन की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि पुलिस की आयरन कैवलरी पूरी स्पीड से हमारी तरफ आ रही थी। सामने से एक तेज आवाज गूंजी, हथियार नीचे रखो और तुरंत रुक जाओ। सन चियांग एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसके हाथ में पकड़ा नाइफ हल्का कांपने लगा। पुलिस की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड्स में उनकी व्हीकल्स हमारी दोनों कार्स के बीच आ गईं। उनकी पावरफुल लाइट्स इतनी तेज थीं कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। सन चियांग ने एक बार पुलिस की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने पागलपन में फैसला लिया और चिल्लाया, पास मत आना, अगर आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। उसने मेरे कॉलर को जोर से पकड़ लिया और नाइफ की नोक सीधे मेरे गले पर रख दी, जिससे पूरी सिचुएशन एक बार फिर बेहद खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल मोड़ पर पहुंच गई। मुझे अपने गले पर उस नाइफ की ठंडी धार साफ महसूस हो रही थी। बस अगर उसका हाथ जरा सा भी हिल जाता तो उसी पल मेरी जान खत्म हो सकती थी। मैंने अपनी सांस रोकते हुए धीरे से कहा, सन चियांग, पुलिस आ चुकी है, अब तुम बच नहीं सकते। अपनी माँ के बारे में सोचो, अगर तुम फिर से अंदर गए तो उसका ख्याल कौन रखेगा। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर और ज्यादा भड़क गया और चीखते हुए बोला, मेरी माँ तो पहले ही मर चुकी है, पैसे नहीं थे इलाज के लिए, तुम जैसे रिच लोग क्या जानो। वो जितना बोल रहा था उतना ही ज्यादा इमोशनल और आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। नाइफ की नोक अब मेरी स्किन को हल्का हल्का काटने लगी थी और खून की पतली लाइन निकल आई थी। सामने एक पुलिस ऑफिसर अपनी मोटरसाइकिल रोककर खड़ा हो गया था और उसका हाथ ऑलरेडी अपनी वेस्ट पर लगे स्ट्रैप की तरफ था। दूसरा ऑफिसर जल्दी जल्दी बैकअप के लिए कॉल कर रहा था। पूरा माहौल जैसे फ्रीज हो गया था। हवा में सिर्फ पुलिस की आवाजें और पहाड़ों से टकराती हवा की सिटी सुनाई दे रही थी। सन चियांग मुझे कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे पीछे खींच रहा था और उसके पैरों के नीचे वही पेट्रोल फैला हुआ था जो उसने अभी अभी गिराया था। एक ऑफिसर ने कामली कहा, नाइफ नीचे रखो, जो भी चाहिए हम बात कर सकते हैं, कोई गलती मत करो। लेकिन सन चियांग अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो मुझे घसीटते हुए अपनी श्वानी कार की तरफ ले जाने लगा, जैसे वो वहां से भागना चाहता हो। लेकिन मुझे याद था कि उसकी कार की की अभी भी जमीन पर गिरी हुई है। तभी वो जोर से चिल्लाया, सब पीछे हटो, कोई पास आया तो पहले इसे मार दूंगा, फिर आग लगा दूंगा और सबको साथ लेकर मरूंगा। उसके हाथ अब बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने एक नजर अपनी कार के अंदर डाली तो देखा मेरी वाइफ ने समहाउ फायर एक्सटिंग्विशर से विंडो तोड़ दी थी और वो बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने भी ये नोटिस कर लिया था। एक ऑफिसर जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा, जबकि दूसरा धीरे धीरे साइड से उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मौका देखते हुए जोर से कहा, सन चियांग, तुम भाग नहीं सकते, उधर देखो। और मैंने टनल की तरफ इशारा किया जहां और ज्यादा रेड और ब्लू लाइट्स तेजी से पास आ रही थीं। मैंने फिर कहा, पूरा एरिया पुलिस से भर चुका है। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखने लगा और उसी एक स्प्लिट सेकंड में मैंने पूरी ताकत से उसके नाइफ पकड़े हाथ को जकड़ लिया। उसका बॉडी थोड़ा नीचे झुका और उसी पल पुलिस ऑफिसर बिजली की तरह आगे बढ़े। सन चियांग ने रिएक्ट करते हुए मुझे स्टैब करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी कलाई को कसकर पकड़े रखा। तभी एक और ट्रैफिक पुलिस साइड से आकर उस पर झपटा और जोर से उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे आखिरकार वो काबू में आने लगा और ये खतरनाक फाइट अपने एंड की तरफ बढ़ने लगी। अचानक चारों तरफ से ब्रेक्स की तेज आवाज गूंजी और 3-4 स्पेशल पुलिस कार्स आकर सड़क के बीचों
बीच लाइन में रुक गईं। सभी आर्म्ड ऑफिसर्स तेजी से गाड़ियों से उतरे और सेकंडों में पूरे सीन को कंट्रोल में ले लिया। सन चियांग को 3 पुलिस वालों ने जमीन पर दबा दिया था। उसका चेहरा पेट्रोल से भीगी सड़क पर चिपका हुआ था, लेकिन वो अब भी छटपटा रहा था। एक ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, शांत रहो, हाथ पीछे करो, और तुरंत उसके हाथों में हैंडकफ्स डाल दिए गए। मैं जमीन पर बैठा ये सब देख रहा था। सन चियांग को एक मरे हुए जानवर की तरह घसीटते हुए पुलिस कार की तरफ ले जाया गया। उसके हाथ में पकड़ा फोल्डिंग नाइफ टूट चुका था और तेज लाइट्स की वजह से उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थीं। उसी बीच मैंने घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी मां कार में है। मेडिकल स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आए। मेरी वाइफ बच्चे को लेकर कार से बाहर निकली और भागते हुए मेरे पास आई। वो मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। मैंने देखा मेरी मां को ऑक्सीजन मास्क लगाया जा रहा था और डॉक्टर सीपीआर कर रहे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं वहीं बैठा सब देखता रह गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया। उसने मुझे एक ब्लैंकेट दी और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब सब ठीक है मिस्टर शेंग। ये आदमी पहले से ही पुलिस की निगरानी में था, इस बार ये बच नहीं पाएगा। मैंने दूर खड़ी अपनी टेस्ला की तरफ देखा, जो पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। चारों तरफ टूटा हुआ ग्लास और फैला हुआ गैसोलीन दिखाई दे रहा था। सीन धीरे धीरे फेड होने लगा और अगला मोमेंट हॉस्पिटल का था, जहां मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था। मेरे हाथ में एक बिल था जिस पर 30 युआन लिखा था। ये मेरी मां के आईसीयू एडमिशन का पहला खर्च था। डॉक्टर अभी अभी मुझे बताकर गए थे कि मां सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि इम्पैक्ट के समय लगी चोट की वजह से भी गंभीर हालत में है। उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और आगे की सर्जरी का खर्च एक बॉटमलेस होल की तरह होगा। मैं परेशान होकर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता हूं और पूछता हूं, मेरी कार का डैमेज और सामने वाले के मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे कवर होंगे। फोन के दूसरी तरफ ली पेयुआन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि अभी ट्रैफिक पुलिस ने एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की है और केस में सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हैं, इसलिए फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी कोई पेमेंट नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं धीरे से फोन कट कर देता हूं और हॉस्पिटल के कॉरिडोर के अंत में देखता हूं, जहां सन चियांग के फैमिली मेंबर्स जोर जोर से रो रहे थे और नर्सेस उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही थीं। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये हादसा सिर्फ सड़क पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब इसकी असली कीमत हम सबको चुका। ये हॉस्पिटल का सीन था। मैं अभी भी मेंटली थका हुआ था कि तभी सन चियांग की वाइफ, जो सूजी हुई पजामाज में थी, अचानक मेरे पास आई और मेरे कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर से स्मोक और पसीने की तेज स्मेल आ रही थी। वो रोते रोते चिल्लाने लगी कि सन चियांग अभी तक होश में नहीं आया है और उसके 3 बच्चे घर पर खाना इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मैं एक बुरा इंसान हूं, जो अच्छी कार चलाकर ऑनेस्ट लोगों को जीने का मौका नहीं देता। तुमने मेरे आदमी को इस हालत में पहुंचा दिया, अब तुम्हें इसका पैसा भरना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे धीरे से खुद से दूर किया और शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि कल रात जो एक्सीडेंट हुआ वो पूरी तरह सुन चियांग के कंट्रोल खो देने की वजह से हुआ था। वो बार बार मुझे ओवरटेक करने के लिए हिट कर रहा था और आखिर में खुद ही कंट्रोल खोकर गार्ड रेल से टकराया और मेरी कार को भी डैमेज कर दिया। लेकिन मुझे ये भी समझ आ रहा था कि लीगल टर्म्स में ये केस इतना सिंपल नहीं है। अगर मेरे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं हुआ तो ये साबित करना मुश्किल होगा कि मैं पूरी तरह पैसिव पार्टी था। इसी सोच के साथ मैं ट्रैफिक पुलिस स्टेशन गया ताकि एक्सीडेंट सीन से मिले एविडेंस को देख सकूं। वहां एक ऑफिसर ने मेरे सामने टेबल पर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग रखा, जिसके अंदर मेरा ड्राइविंग रिकॉर्डर था, लेकिन उसका शेल पूरी तरह जला हुआ था और प्लास्टिक पिघलकर एक लंप बन चुका था। ऑफिसर ने कहा, मिस्टर शेंग, आपका रिकॉर्डर आग में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। हमने डेटा निकालने की कोशिश की, लेकिन सर्किट बोर्ड पूरी तरह जल चुका है। यह सुनकर मैंने तुरंत पूछा, रोड साइड मॉनिटरिंग का क्या? टनल के एंट्रेंस पर तो कैमराज होने चाहिए थे। ऑफिसर ने अफसोस के साथ कहा कि उस एरिया में लाइट प्रोटेक्शन सिस्टम की वजह से कल रात मॉनिटरिंग डेटा पूरी तरह लॉस्ट हो गया है और अभी जो सिचुएशन है उसमें पीछे चल रही गाड़ियों के आई विटनेस स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि एक्सीडेंट से कुछ किलोमीटर्स पहले मेरी कार और सन चियांग की कार कई बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी। ये सुनकर मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया, क्योंकि असल में वो मुझे हिट कर रहा था और मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर से देखने वालों को ऐसा लगा जैसे दोनों कार्स हाईवे पर फाइट कर रही हों। कुछ टॉप डेलिंग यानी टिपिकल फाइटिंग ड्राइविंग का केस बन गया। मैं भारी कदमों से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। बाहर की तेज धूप इतनी चुभ रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने पूछा, सन चियांग की कार कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। पुलिस मुझे पार्किंग लॉट में ले गई, जहां उसकी पुरानी श्वानी कार खड़ी थी, जो लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं नीचे बैठकर उसके फ्लैट टायर और जंग लगे ब्रेक डिस्क को ध्यान से देखने लगा और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये पूरी ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी लापरवाहियों और गुस्से का नतीजा थी। अब जब मैं सब कुछ सोचता हूं तो ये एक सिंपल हिट एंड रन जैसा लगने लगा था, जिसमें कार के अंदर एक पेशेंट भी था। सन चियांग कोई प्लान्ड किलर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बॉटम लेवल ड्राइवर था
जो पैसे बचाने के लिए अपनी कार रिपेयर नहीं करवाता था और अपनी ही लाइफ की परवाह नहीं करता था। लेकिन उसकी उसी लापरवाही और गुस्से का शिकार मैं बन गया। मैं कंपनी वापस लौटा तो मेरी डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा हुआ था जिन्हें प्रोसेस करना था। तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर मेरे ऑफिस में आया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, मिस्टर शेंग, ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। आप जिस ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे उसकी मीडिया में कवरेज हो चुकी है और कंपनी के पार्टनर के लीगल डिपार्टमेंट ने आपके पर्सनल रेपुटेशन पर क्वेश्चनर भेजा है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में झटका सा लगा। उसने आगे कहा कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर यह रूमर फैल रहा है कि टेस्ला ड्राइवर ने हाई स्पीड पर प्रोवोक करके एक्सीडेंट कराया और लोगों को सीरियस इंजरी हुई। मैंने तुरंत कहा, यह झूठ है। उसने मुझे हिट किया था। मैंने अपना फोन निकाला और वो वायरल वीडियो खोला। वीडियो दूर से शूट किया गया था जिसमें सिर्फ हाईवे पर 2 लाइट्स इधर उधर मूव करती दिख रही थी और आखिर में आग की लपटें नजर आ रही थी। लेकिन कमेंट सेक्शन में कीबोर्ड वॉरियर्स बिना सच्चाई जाने मजे ले रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि सच क्या है। उनके लिए बस 2 लेबल्स काफी थे, लग्जरी कार और वल्नरेबल ग्रुप, और उसी के बेसिस पर वो जजमेंट दे रहे थे। ये सब देखकर मेरे अंदर गहरी हेल्पलेसनेस आ गई। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ मेरी कंपनी भी क्राइसिस में आ गई थी। मैंने फोन उठाकर कुछ क्लाइंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन था, लेकिन किसी का फोन ऑफ था और जो कनेक्ट हुआ उसने भी बात घुमा दी। तब मुझे एहसास हुआ कि यही रियलिटी है। जब तक सब ठीक चलता है तब तक लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम गिरते हो सब दूरी बना लेते हैं। मैं चेयर पर पीछे टिक गया और सोचने लगा कि इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बस एक आम इंसान था जो एक्सट्रीम प्रेशर में टूट गया था। सन क्यांग टूट चुका था और उसने एक सुइसाइडल रास्ता चुना, और अब मैं खुद भी उस एज पर खड़ा था जहां से इंसान धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। जब मैं वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो वार्ड के बाहर कुछ सूट पहने लोग खड़े थे। क्या नाता है, इंजॉमनी है। वो कोई अटैकर्स नहीं बल्कि सन च्यांग के लॉयर्स थे। उनमें से एक ने अपना चश्मा ठीक करते हुए मुझे एक सिविल केस का नोटिस दिया और बोला, मिस्टर शेंग, इस समय सन च्यांग डीप कोमा में है और उसका परिवार आपके खिलाफ केस फाइल करने जा रहा है। मैंने तुरंत कहा, मैंने उसकी कार से बचने के लिए एक्सेलरेट किया था। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा। अगर एविडेंस इनसफिशिएंट हुआ तो रोड ट्रैफिक सेफ्टी एक्ट के अनुसार आप पर मेजर लायबिलिटी आएगी और आपको भारी कॉम्पेंसेशन भरना पड़ सकता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहा था बल्कि एक ऐसी लीगल बैटल बन चुकी थी जिसमें हारने की कीमत मेरी पूरी जिंदगी हो सकती थी। सन च्यांग के फैमिली ने जो अमाउंट डिमांड किया वो 2 मिलियन था, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कॉम्पेंसेशन सब शामिल था। 2 मिलियन, ये मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल अमाउंट नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि ये मेरी सारी लिक्विडिटी को खत्म कर सकता था। ऊपर से मेरी माँ की रिकवरी के लिए आगे भी बहुत पैसे लगने वाले थे। मैं उस लॉसूट को देखते हुए हल्का सा कांप गया, क्योंकि ये कोई मूवी वाला लाइफ एंड डेथ गेम नहीं था, बल्कि रियल लाइफ की ऐसी सिचुएशन थी जहां हर डिसीजन मेरी जिंदगी बदल सकता था। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं अग्री नहीं करता तो? सामने से ठंडा जवाब आया, तो फिर कोर्ट में मिलेंगे। और इसके अलावा सन च्यांग का परिवार मीडिया से कांटेक्ट कर रहा है ताकि इस इश्यू को और बड़ा बनाया जा सके। फिर उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर शेंग, आप एक डिसेंट इंसान हैं, आपको रेप्यूटेशन डैमेज के कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। मैं चुप हो गया और उसी वक्त मेरी नजर कॉरिडोर के कोने पर गई जहां सन च्यांग की वाइफ खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में दुख नहीं था बल्कि एक अजीब सी कोल्ड ग्रीड थी, जैसे वो इस हादसे को अपनी जिंदगी बदलने का मौका समझ रही हो। उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि वो भी सन च्यांग की तरह इस डिजास्टर को एक लाइफ सेविंग स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल कर रही है। मैं घर नहीं गया बल्कि सीधा अपनी कार लेकर एक्सीडेंट वाले लोकेशन पर पहुंच गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रोड पर अब भी जले हुए निशान और टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े पड़े थे। मैंने एक प्रिंटेड पेट्रोल नोटिस हाथ में लिया और टोल स्टेशन के पास रुके ट्रक ड्राइवर से एक एक करके पूछने लगा, मास्टर, कल रात करीब 11 बजे क्या आप इस टनल से गुजरे थे? क्या आपने एक ब्लैक टेस्ला और दूसरी कार को देखा था? ज्यादातर ड्राइवर्स ने सिर हिला दिया और कुछ ने तो विंडो खोलने की भी जरूरत नहीं समझी। धीरे धीरे मेरे पैरों में सुन्नापन आने लगा। मेरे शूज कीचड़ से भर गए थे और मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग ड्राइवर जो अपने ट्रक के टायर पर पानी डाल रहा था, उसने मुझे आवाज दी, यंग मैन, कि मैं कल रात वहां था, शायद मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे नई जान आ गई। मैं तुरंत उसके पास भागा, जैसे मुझे कोई लाइफ सेविंग चांस मिल गया हो। वो मुझे अपने ट्रक के ड्राइवर सीट में ले गया और अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस खोलकर कल रात का फुटेज दिखाने लगा। वीडियो थोड़ा दूर से था, लेकिन साफ दिख रहा था कि सन च्यांग कैसे खाली रोड पर अचानक अग्रेसिव तरीके से ड्राइव कर रहा था, कैसे वो बार बार मेरी लेन में कट मार रहा था और आखिर में कैसे उसने वो फेटल टर्न लिया। मेरी आंखों में उम्मीद वापस आ गई। मैंने तुरंत कहा, मास्टर, प्लीज ये वीडियो मुझे कॉपी कर दीजिए। उसने गहरी सांस ली और बोला कि वो भी एक ड्राइवर है और उसे इस तरह की डेंजरस ड्राइविंग से नफरत है।
उसने स्टोरेज कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस छोटे से कार्ड को पकड़कर लगभग रो पड़ा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई ट्विस्ट नहीं था। ये सिर्फ सच्चाई थी। सन च्यांग अपनी जिंदगी से परेशान था और रोड पर अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन आखिर में उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया और खुद को भी बर्बाद कर लिया। अब ये मामला मेरे या उसके हाथ में नहीं था, बल्कि अब ये फैसला कानून को करना था। और पहली बार मुझे लगा कि शायद जस्टिस अब सच में मेरे साथ खड़ा हो सकता है। वो बुजुर्ग ड्राइवर मुझे अपने ट्रक के ड्राइवर सीट में ले गया और उसने कल रात का फुटेज मेरे सामने चलाया। वीडियो भले ही दूर से रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था कि सन च्यांग कैसे खाली रोड पर अचानक अग्रेसिव तरीके से ड्राइव कर रहा था, कैसे वो बार बार मेरी लेन में क्रेजी तरीके से कट मार रहा था, और आखिर में उसने वो फेटल टर्न लिया जिसने पूरी सिचुएशन को एक्सीडेंट में बदल दिया। प्लीज ये वीडियो मुझे कॉपी कर दीजिए। वो धीरे से सांस छोड़ते हुए बोला कि वो भी एक ड्राइवर है और उसे इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग ड्राइविंग से नफरत है। उसने बिना किसी हेजिटेशन के स्टोरेज कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस छोटे से कार्ड को हाथ में पकड़कर ऑलमोस्ट रो पड़ा, क्योंकि इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, कोई ट्विस्ट नहीं था। ये सिर्फ प्योर ट्रूथ था। सन च्यांग अपनी जिंदगी से अनहैप्पी था और रोड पर अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन आखिर में उसने दूसरों को हर्ट किया और खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लिया। अब टाइम आ गया था कि लॉ अपना काम करे। मैं कॉरिडोर में खड़ा था और आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट के दरवाजे को देख रहा था, जहां अंदर वही क्रूशल वीडियो एनालाइज हो रहा था। मैंने वो स्टोरेज कार्ड टेक्निकल ऑफिसर को दे दिया था और करीब 2 घंटे तक वहीं वेट करता रहा। मेरी सिगरेट खत्म हो चुकी थी और एस्ट्रे पूरी भर गई थी। आखिरकार दरवाजा खुला और व्हाइट ग्लव्स पहने एक पुलिस ऑफिसर बाहर आया। उसने एक डॉक्यूमेंट हाथ में लिया और मुझे अंदर बुलाया। उसने कहा, मिस्टर शेंग, वीडियो आइडेंटिफिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने तुरंत पूछा, क्या रिजल्ट है? ऑफिसर ने कामली कहा कि उन्होंने रियर व्हीकल रिकॉर्डर के फुटेज को एनालाइज किया है और रोड पर मिले ब्रेकिंग मार्क्स के फिजिकल मेजरमेंट के साथ कंपेयर किया है, और कंक्लूजन ये है कि रात 11:14 बजे उस ब्लैक कार ने अचानक 3 बार अबनॉर्मल तरीके से शार्प टर्न लिए और इमरजेंसी ब्रेकिंग की। ये बिहेवियर लीगली सब्जेक्टिवली मलिशियस डेंजरस ड्राइविंग के कैटेगरी में आता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सन च्यांग की कार के ब्रेक फ्लूइड और टायर्स की कंडीशन भी चेक की और पाया कि उसकी कार हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए सेफ कंडीशन में थी ही नहीं। ऑफिसर ने रिपोर्ट का आखिरी पेज पलटा, जिस पर एक लाल मुहर लगी हुई थी। उसने कहा कि इसका मतलब है कि सन च्यांग का जो एक्सक्यूज था कि वो ऑब्स्टिकल अवॉइड कर रहा था, वो पूरी तरह फॉल्स साबित हो गया है। मैंने उस रिपोर्ट को हाथ में लिया और उसमें लिखे ठंडे शब्दों को पढ़ते हुए महसूस किया कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी से हारकर रोड पर गुस्सा निकाल रहा था और आखिर में सब कुछ खो बैठा। मैंने फिर पूछा, क्या ये रिपोर्ट डायरेक्टली कोर्ट में यूज हो सकती है? ऑफिसर ने कहा, हाँ, और इसके अलावा हमारे पास रोड क्रॉस एग्जामिनेशन डेटा भी है, जिसमें दिखता है कि एक्सीडेंट से पहले 10 किलोमीटर तक सन च्यांग ने कई बार इलीगल ओवरटेकिंग और डेंजरस ड्राइविंग की है। और जी, ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि अब ये केस एक नॉर्मल ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं रहा, बल्कि एक सीरियस क्रिमिनल मैटर बन चुका है, जहां सच फाइनली सामने आ चुका है। अब इस केस को ऑफिशियली ट्रैफिक एक्सीडेंट चार्ज के तहत दर्ज कर लिया गया था। मैं आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल वापस पहुंचा तो देखा सन च्यांग की वाइफ अपने 2 बच्चों के साथ मेरी मां के वार्ड के सामने बैठी थी। लेकिन इस बार वो पहले की तरह मुझ पर टूट नहीं पड़ी, बल्कि सिर झुकाकर एक कोने में सिमट गई थी। उसके पास उसका लॉयर खड़ा था, जिसके चेहरे पर भी वैसी ही बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, मिस्टर शेंग, बात कर लेते हैं। मैंने ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो बोला, हम अपने पहले वाले लॉसूट को विथड्रॉ करना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, विथड्रॉ? कल तक तो तुम लोग 2 मिलियन मांग रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पूरे फैमिली का डेट क्लियर करूं। वो थोड़ा हकलाते हुए बोला। वो तब हमें केस की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन अब पुलिस की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी है और सन च्यांग के लायबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर मामला कोर्ट में गया तो हमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बल्कि हमें आपकी कार डैमेज और आपके फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस भी भरने पड़ सकते हैं। ये सुनकर मेरी नजर उस औरत पर गई जो अचानक दीवार के सहारे नीचे बैठ गई और घुटनों के बल आकर मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसके बच्चे जोर जोर से रोने लगे। कॉरिडोर में खड़े पेशेंट्स और नर्सेज उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। हॉस्पिटल में ये मॉरल प्रेशर डालने वाले सीन रोज होते हैं, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वो रोते हुए बोली, मिस्टर शेंग, आप बड़े आदमी हैं, आपके पास इंश्योरेंस है, आप हमारी फैमिली को बचा लीजिए। च्यांगजी अभी आईसीयू में है। डॉक्टर ने कहा है कि वो शायद जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। प्लीज हमें बर्बाद मत होने दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने सख्त आवाज में कहा, जब तुम लोगों ने मुझे हिट किया था तब क्या तुमने सोचा था कि मेरी माँ भी कार में थी? क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे फैमिली की जान पर क्या बीती होगी? कानून ये नहीं कहता कि जो गरीब है
वही सही है। इतना कहकर मैं उसके पास से निकलकर सीधे वार्ड के अंदर चला गया। मेरी माँ अब होश में थीं। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन उनकी आंखें साफ और शांत थीं। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर मुझे इशारा किया कि मैं इस मामले में ज्यादा उलझूं नहीं। मैं उनकी बात समझ गया, लेकिन साथ ही ये भी जानता था कि अगर मैं इस तरह की गलतियों को इग्नोर करूंगा तो ये और लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। और बाद में मीडिएशन रूम में हम सब बैठे थे। मैं, इंश्योरेंस कंपनी का पे युआन, सन च्यांग का लॉयर और उसकी वाइफ। बीच में रखी टेबल पर 2 ऑफिशियल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स रखे थे। ऑफिसर ने उन्हें खोलकर पढ़ना शुरू किया और कहा कि ट्रैफिक पुलिस की टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन के अनुसार इस एक्सीडेंट में ड्राइवर सन क्यांग पूरी तरह लायबल है, क्योंकि उसने मलिशियस ड्राइविंग और इल्लीगल पार्किंग की। उसकी कार की सेफ्टी कंडीशन भी हाई स्पीड ड्राइविंग के लायक नहीं थी, जबकि मैं उस समय इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ खुद को बचाने के लिए अवॉइडेंस एक्शन ले रहा था। और ये सुनते ही फाइनली मुझे लगा कि इतने समय से जो सच दबा हुआ था वो अब ऑफिशियली सामने आ चुका है, और इस पूरी लड़ाई का फैसला अब कानून के हाथ में है। जब ऑफिशियल रिपोर्ट पूरी पढ़ी गई तो साफ लिखा था कि सन क्यांग ने अनलॉफुल बिहेवियर किया और उसने अपनी किसी भी गलती की जिम्मेदारी नहीं ली। ये सुनते ही उसकी वाइफ जैसे अंदर से टूट गई। वो कुर्सी पर ऐसे गिर गई जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां निकल गई हों। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 शब्द वहां गूंज रहे थे, और इनकी ताकत हजारों सैनिकों से भी ज्यादा भारी थी। इसका मतलब साफ था कि सन च्यांग को सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भरने होंगे, और मेरी टेस्ला जो लाखों की थी उसके पूरे डैमेज की कॉम्पेंसेशन भी उन्हें ही देनी होगी। तभी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव पे युआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शेंग, अब जब दूसरी पार्टी पूरी तरह लायबल है तो हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम शुरू करेगी। पहले हम आपकी कार रिपेयर कॉस्ट और आपकी मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेंगे, और उसके बाद हमारी लीगल टीम सन च्यांग के फैमिली से रिकवरी करेगी। मैंने बिना देर किए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, प्रोग्राम के अनुसार ही प्रोसीड करो। मैंने डॉक्यूमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। सन च्यांग का लॉयर ये सब देखकर चुपचाप डॉक्यूमेंट समेटने लगा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो समझ चुका है कि ये केस अब खत्म नहीं होगा, बल्कि सन फैमिली के लिए ये आने वाले कई सालों की फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। उन्होंने सिर्फ केस नहीं हारा था, बल्कि आने वाले समय की स्टेबिलिटी भी खो दी थी। मैं मीडिएशन रूम से बाहर निकला और विंडो से बाहर सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखने लगा। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, लेकिन मुझे एक बात साफ समझ आ गई थी कि अगर इंसान अपनी लिमिट्स और मॉरलिटी खो देता है तो वो खुद ही गिर जाता है। मैं वापस कंपनी पहुंचा और सबसे पहला काम मैंने लीगल डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट को कॉल करना किया। मीटिंग रूम में सब लोग बैठ चुके थे। टेबल के एंड पर वैंग वे बैठा था। उसका एक्सपेंसिव सूट आज अजीब और बेकार लग रहा था। वो बार मेरी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला था। मैंने बिना हेजिटेशन के सीधे ट्रैफिक पुलिस को कॉल मिला दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला नहीं था, बल्कि पूरी सच्चाई को सामने लाने का वक्त आ चुका था। मैंने सीधे वांग वै की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर वैंग, कुछ दिन पहले आपने जो रेप्यूटेशन रिस्क की बात की थी, अब आप उस पर चुप रह सकते हैं। वो थोड़ा घबराकर बोला, शेंगलिन, मैंने ये सब कंपनी के लिए किया था। उस समय ट्रूथ क्लियर नहीं था। मैंने सख्त आवाज में जवाब दिया, ट्रूथ क्लियर नहीं था। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप किसी को ट्रबल में डालो। फिर मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ मुड़कर कहा कि पिछले 3 साल के लॉजिस्टिक्स सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी रिव्यू रिपोर्ट सामने लाई जाए, क्योंकि मुझे पता चला है कि सन च्यांग के रिजाइन करने के बाद भी उसे व्हीकल डैमेज सब्सिडी के नाम पर कंपनी से पैसे मिलते रहे। मैंने वांग वै की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर वांग, एक्सप्लेन कीजिए कि एक फायर ड्राइवर को कंपनी से सब्सिडी कैसे मिल रही थी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। वांग वै के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। ये कोई बड़ी कंस्पिरेसी नहीं थी, बल्कि साफ था कि वांग वै अपनी पावर का मिसयूज करके लंबे समय से कंपनी फंड साइफन कर रहा था और अपने पर्सनल कामों के लिए कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। सन च्यांग उन्हीं में से एक था। मैंने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा कि मैंने सारे एविडेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। फिर मैंने आखिरी बार पूछा, मिस्टर वांग, क्या आप खुद रिजाइन करेंगे या फिर लीगल डिपार्टमेंट के केस का वेट करेंगे? वांग वै ने मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वो कुर्सी पर ढह गया। उसकी आंखों में खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि वो सब कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो भूल गया था कि मॉडर्न कॉर्पोरेट सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होता है। उसी के एक्शंस की वजह से उसने मुझे टारगेट करने के लिए सन च्यांग जैसे अनस्टेबल इंसान को इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया, और वही चीज आखिर उसके खिलाफ चली गई। सीन बदलता है और मेरी माँ व्हीलचेयर पर बैठी थी। उनके घुटनों पर मोटा ब्लैंकेट था और सामने लॉन पर धूप पड़ रही थी। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद अब वो धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस कर पा रही थीं। मैं उन्हें धीरे धीरे साइडवॉक पर ले जा रहा था और बोला, मॉम, डॉक्टर ने कहा है
कि 2 हफ्ते में आप घर जा सकती हैं। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और अखबार की तरफ इशारा किया, जिसमें न्यूज छपी थी कि पूरे शहर में हाई स्पीड डेंजरस ड्राइविंग के खिलाफ स्पेशल रेक्टिफिकेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। उस एक्सीडेंट के बाद सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ गई थी और अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया था। मैंने धीरे से बताया कि सन चियांग पिछले हफ्ते हॉस्पिटल में ही मर गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उसका फैमिली ज्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं दे पाया। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था और मैंने भी लीगल डिपार्टमेंट को नहीं कहा कि वो बाकी पैसे के लिए उन्हें फोर्स करे। उसकी वाइफ ने सिटी वाला अपार्टमेंट बेच दिया और बच्चों को लेकर अपने होम टाउन वापस चली गई। वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेशन खोल रहा है। अब उसकी जिंदगी पर एक भारी साया बन चुका था। मुझे कोई रिवेंज जैसा फील नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा दुख महसूस हुआ। अगर उस रात सुन चियांग अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लेता, अगर वो लाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट करता, तो शायद ये सब कभी नहीं होता। मैं व्हीलचेयर रोककर दूर होराइजन की तरफ देखने लगा। मेरी टेस्ला रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसे बेच दिया और एक बड़ी कमर्शियल कार ले ली। अब मुझे स्पीड या ओवरटेकिंग के 2-3 सेकंड्स का कोई ऑब्सेशन नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, मॉम चलिए घर चलते हैं। जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ गई। कंपनी में वांग वे के जाने के बाद सारी गड़बड़ खत्म हो गई और फैमिली की क्राइसिस भी लॉ और एविडेंस के सामने धीरे धीरे खत्म हो गई। मैंने कार स्टार्ट की और ट्रैफिक में धीरे धीरे ड्राइव करने लगा। रोड अभी भी लंबी थी, लेकिन अब मैंने सीख लिया था कि जिंदगी में धीरे चलना ही सबसे सेफ और सही रास्ता होता है।